टेस्ट या मैं नाम दे देता हूँ GIS टेक्स्ट। ठीक है, तो जीएस क्लास के ऊपर मैंने क्या किया, फिर इसके ऊपर मैं न्यू करूंगा। ठीक है, न्यू करूंगा तो आपको यहाँ पे तो मैं जीएस क्लास के ऊपर न्यू क्लिक किया और फिर यहाँ पे जियो डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। एक मैंने पर्सनल एक फाइल जियो, तो फाइल जियो डेटाबेस सपोज मैंने क्रिएट किया। ठीक है, तो फाइल जियो डेटाबेस में इसको मैंने रीनेम कर रहा हूँ। रीनेम ये है फाइल GBB, एक ये बना, दूसरा ये बनाता हूँ फाइल न्यू पर्सनल जियो डेटाबेस। तो पर्सनल न्यू जियो डेटाबेस जो है इसको भी रीनेम किया, इसका नाम दे देता हूँ DGBB। दोनों का एक्सटेंशन अगर देखोगे तो दोनों का एक्सटेंशन क्या है, .gdb.mdb। ठीक है, पर्सनल जियो डेटाबेस और एक आपका फाइल जियो डेटाबेस, दो फाइल बना। अब मैं दो फाइल जो बन रहा है हम क्या कर रहे हैं, इसको ओरिजिनल फाइल जहाँ पर है इसको मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि इस तरह का बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, GIS और फिर आपका प्रैक्टिकल क्लास और DSP.mu फोल्डर बनाए, ये आपको दिखाई देगा, ये आपका फाइल जियो डेटाबेस। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको बहुत सारे फाइल इसके अंदर बन रहा है, बहुत सारे फाइल आपको इनबिल्ट ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है, किसमें ना आपका फाइल जियो डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही आपका फाइल जियो डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे फाइल ऑलरेडी बन रहा है। ये फाइल क्या है, इसको कहते हैं हम लोग स्कीमा। ये फाइल को हम क्या कहेंगे, स्कीमा। स्कीमा का मतलब ये हो गया कि आप जैसे सपोज DSP.mu के अंदर एंट्री किया, उसके बाद आपको तरह तरह का डिपार्टमेंट मिलता है। ठीक है, सपोज जियोग्राफी या हिस्ट्री वगैरह जो भी है, तो ये उन सब के लिए अलग अलग ब्लॉक है। ठीक है, डिपेंड कर रहा है आप क्या फाइल बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग उस ब्लॉक में वो उस फाइल को एंट्री करेगा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इतने सारे फाइल बनाता है। और ये अगर मैं फाइल जियो डेटाबेस की बात कर रहा हूँ तो आपका कैपेसिटी कितना होगा, मोर मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आपका लिमिट क्या है, 1 TB डेटा, 1 TB टेराबाइट। ओके, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक लॉक जैसा है, इसको कहते हैं टेम्पोररी फाइल या कनेक्टिंग फाइल। ये इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी आर्क कैटलॉग के ऊपर इस फाइल को ओपन कर रखा हूँ। इसको मैंने बंद कर दूंगा, आपका ये ब्लॉक कुछ टाइम के बाद हट जाएगा। हट गया, दोबारा आर्क को ओपन कर दूंगा तब तक ठीक हो जाएगा। अब अगर देखेंगे ये हम लोग का पर्सनल PGDB जो पर्सनल जियो डेटाबेस है, वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाला फाइल। इसको ओपन करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फाइल दिखाई देगा। जनरली आप लोग या हम लोग का सिस्टम में जनरली हम लोग का MS ऑफिस का फाइल रहता है। ये सिंपली MS ऑफिस का फाइल है और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद जो जो टाइप है वो चीज को हम लोग आगे देखेंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सभी में रहता है, तो ऑलरेडी आप किसी को भी यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये आपका फाइल जनरली डेटाबेस आप यहाँ पे देख सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें आप चाहो
तो इसको सिक्योरिटी दे सकते हो, ठीक है। ये पासवर्ड वगैरह लॉक कर सकते हो, तो जब जिसको दिखाना चाहते हो उसको ही इस फाइल को शेयर भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से ये सेव करने या शेयर करना बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फाइल होता है, शेयर करना बहुत आसान होता है, बहुत केबी में या बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें वेक्टर फाइल में 2 GB डेटा बहुत ज़्यादा डेटा। तो हम लोग अगर 2 GB डेटा में काम करें या पर्सनल लेवल पे जो काम करते हो, तो वेक्टर डेटा के लिए अब 2 GB काफ़ी डेटा होता है। ओके, तो ये तो रहा हम लोग का जियो डेटाबेस। अब हम लोग फिर से आर कैटलॉग को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग का एक दो आर्क मैप ओपन किया है। इसमें आपको और एक चीज मैं बताता हूँ, ये आपका अनटाइटल्ड आर्क मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें सिंपली मैंने क्या किया है कि एक हजारीबाग का टोपोसिट है, उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओके, तो हजारीबाग का टोपोसिट का प्रोजेक्शन सिस्टम क्या है, तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रास्टर या सॉरी राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जनरल सोर्स में जाओगे तो आपको बताएगा कि ये फाइल के बारे में, कि ये सेल साइज मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, कलम कितना है, रो बैंड्स वगैरह ये सब चीज बता ही रहा है। और साथ में ये बता रहे हैं कि आपका ये फाइल कहाँ पे लोकेट है, सब कुछ में ये फाइल का लोकेशन बता रहे हैं, डी ड्राइव इतना फोल्डर ये आपका ये फाइल पाया जा रहा है। और रास्टर फाइल जनरली है 8 बिट का डेटा है। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें आपको बता रहा है कि ये आपका प्रोजेक्शन सिस्टम कौन सी है, तो ये W64 LCC प्रोजेक्शन के ऊपर ये फाइल बना हुआ है। ओके, की मेटा डेटा अगर कुछ है तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्सटेंड कितना दूर से कितना दूर तक फैला हुआ है, ओवरऑल एक्सटेंड आपको ये बता रहा है। इसके लिए हम लोग इस समय बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो कहने वाली बात है कि आप ये ब्लैंक है, इसमें आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या दिखा रहा है, अननोन दिखा रहा है। मैंने टोपोसिटी जहाँ पे खोला हूँ इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे मीटर्स में दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऑलरेडी पूरा स्क्रीन जो है उस पर्टिकुलर टोपोसिट के लिए ये क्या हुआ कि एलसीसी प्रोजेक्शन में इसको सेव कर दिया है। ओके, अब अगर मैं इस टोपोसिट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, राइट क्लिक रिमूव, फिर भी ये मीटर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्क्रीन में आप कोई भी फाइल डालोगे ये इसी प्रोजेक्शन एलसीसी प्रोजेक्शन में फाइल को लेगा। ओके, यहाँ पे देखो ये मेरा रॉ है, इसमें मैंने कोई फाइल पे काम नहीं किया, तो ये मेरा अननोन और कोई प्रोजेक्शन सिस्टम नहीं है, ये बता रहा। मैं अगर दोबारा टोपोसिट को दूसरा एक टोपोसिट को मतलब उसी टोपोसिट को एंट्री किया, ओके, और अगर मैं इसको ये व्यूअर को इस तरह से बनाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है न्यू इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और फिर इसको ब्लैंक स्पेस में जाके ओके करना है। फिर बोल रहा है सेव चेंज टू द जीआईएस क्लास, यस नो, मुझे सेव नहीं करना है, नो। अब क्या हुआ, ये अननोन यूनिट हो गया, मतलब अब ये ब्लैंक। इससे पहले आप एक बार अगर कोई फाइल को ओपन कर लिए फिर जितने बार भी फाइल दिखेगा आपको वही फाइल बार बार मतलब कि प्रोजेक्शन सिस्टम का कोऑर्डिनेट उसके ऊपर आते जाएगा, ठीक है। तो जितने बार भी आप ओपन करोगे वही सब चीज आपको बार बार उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर चीज देखने को मिलेगा। अब मैं अपना जियो डेटाबेस में आ गया, तो हम लोग ऑब्वियसली आइदर पर्सनल जियो डेटाबेस आइदर फाइल जियो डेटाबेस दोनों के ऊपर काम कर सकता है, जनरली हम लोग करते हैं। तो हम लोग जनरली जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट 2 GB से ज्यादा तो होता नहीं है, तो हम लोग पीजीडी में काम करते हैं, पर्सनल जियो डेटाबेस। इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब मैं पीजीडी के अंदर आकर किया, ये आपका मेटा डेटा है, तो हम लोग डेटा मेटा डेटा ये सब चीज की बात कर रहे हैं। ये आपका मेटा डेटा है, ये आपका कंटेंट है उसका, ये आपका प्रीव्यू है। अगर कोई प्रीव्यू आपने दिया है तो इस तरह का चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके,
हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डाटा, ओके ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल जियो डेटाबेस है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, न्यू, ठीक हो गया। अब हम लोग को पर्सनल जियो डेटाबेस के अंदर दो चीज आपको दो क्या बहुत सारी चीज दिखाई दे रहे हैं, न्यू करेंगे। एक होता है फीचर डेटा सेट, फीचर क्लासेस, टेबल, रिलेशनशिप, टोपोलॉजी टूल, आपका स्कीमा, ये सब दिखा रहा है, रास्टर, कैटलॉग, रास्टर डेटा सेट, मोजाइक, इस तरह का कुछ चीज भी आपको साथ में दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा काम क्या है कि जियो, एक तो जियो डेटाबेस बनाया, मतलब कल मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा था कि हम लोग मार्केट करने जा रहे हैं, तो एक थैला जो है, वो थैला जो है हम लोग का, या बैग जो है, वो हम लोग का जियो डेटाबेस है। उसके बाद मैंने दुकान में जब पहुंचा तो कहीं पे मैंने चीनी, कहीं चावल वगैरह अलग अलग पैकेट में बंद करके उनको उस थैला के अंदर डालता हूँ। तो हम लोग का जियो डेटाबेस क्या है, वो थैला हो गया। और जो पर्सन अलग अलग चीज जिसमें हचपच ना हो जाए, चावल के साथ चीनी ना मिल जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चीनी को एक पैकेट बंदी करते हैं या चावल को एक पैकेट में, सबको जितना भी हम चीज मंगा रहे हैं सबको फिर एक साथ में उस थैला के अंदर डाल रहा हूँ। तो सिंपली हम लोग का फीचर डेटा सेट क्या होगा, वो फोल्डर होगा। तो फीचर डेटा सेट का जो खासियत हम लोग कल डिस्कस किए थे, इसमें ये बताए थे, ये फोल्डर है, ये फोल्डर within the geo database GDB, it receive the projection system and extend information for the data within the folder or feature classes. Okay, to make it useful you must set to extend and projection information, put some, इसमें क्या होगा, जनरली हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और उस फोल्डर में एक चीज आपको बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, वो है उसमें प्रोजेक्शन सिस्टम जरूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरा पीजीडी है उसके अंदर मैं न्यू करते हुए एक क्या बोल रहा, फीचर डेटा सेट बना रहा। तो आपको पूछ रहा है फीचर डेटा सेट आप किस चीज का नाम देना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे बोला कि मैं वेक्टर डेटा बना, ओके। फिर नेक्स्ट किया, इसमें आपको वन टाइम प्रोजेक्शन सिस्टम देना पड़ेगा, बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन सिस्टम देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू कर सकता हूँ जियोग्राफिकल सिस्टम प्रोजेक्शन, या तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपने 2-4 पोजीशन में काम किया है तो बाय डिफॉल्ट 44, 45 यूटीएम या एलसीसी अगर है तो उसी को आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो उसको भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो डिपेंड आता है, बहुत सारी चीज आप जनरली अगर बहुत सारे पोजीशन में 5-6 पोजीशन में आप जनरली काम करते हो तो वो पोजीशन सीरियली दिखाई देगा, उसके ऊपर भी आप ले सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे न्यू करके पोजीशन सिस्टम, जो भी जियोग्राफिकल पोजीशन या जो भी अननोन पोजीशन सब जियोग्राफिकल है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा उसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। या आप अननोन प्रोजेक्शन सिस्टम में जाओगे तो यहाँ पे आपको अननोन बताना पड़ेगा अगर कोई डिफाइन कर रहे हो आप, या आप प्रोजेक्शन सिस्टम में जा रहे हो, जनरली हम लोग क्या करते हैं वाइल्ड और जियोग्राफिकल W84 ये प्रोजेक्शन, ये मार्केटर या जियोग्राफिकल GCS लेते हैं जनरली, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें ये होगा, तो आपको खोजना पड़ेगा। इसके ऊपर भी आप जो भी पोजीशन सिस्टम होगा आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपका डिफाइन होगा प्रोजेक्ट के, उसमें आपको ये पोजीशन सिस्टम को खोजना है। और फिर आपको जैसे बोल रहा है कि आपने W84 तो नॉर्थर्न या साउदर्न में, तो नॉर्थर्न, फिर आपका जोन अगर है कुछ इस तरह का, तो ये बहुत सारे प्रोजेक्शन सिस्टम आपके पास मिलेगा। डिपेंड करेगा कि आप कौन से प्रोजेक्शन में काम करोगे, या आपका इस तरह का कोई प्रोजेक्शन, जहाँ पर भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है इस प्रोजेक्शन सिस्टम में काम पूरा होगा, तो आपको उसी आधार पर
आपको प्रोजेक्शन को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जो भी प्रोजेक्शन सिस्टम कर रहा हूँ, तो मेरा अपना एलसीसी प्रोजेक्शन में काम को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो मैंने कोई जो प्रोपोजिट है उसको प्रोजेक्शन को ऐड किया और यहाँ पे फिर इसको नेक्स्ट करते हुए फिर आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन अगर कुछ है या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो भी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रहा है, तो इसको ले सकते हो या अदरवाइज इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप यहाँ पे एक चीज है, आपको एक्स वाई टॉलरेंस, जेड टॉलरेंस एंड एन टॉलरेंस, 3 चीज पूछा जाता है। ये जनरली बाय डिफॉल्ट आपके सामने मिलेगा। एक्स वाई टॉलरेंस का मतलब ये बता रहा है कि आप जब भी वेक्टर फाइल बनाते हैं तो वेक्टर फाइल किससे बनता है? जनरली फीचर जो क्या क्या है, एक पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन, फीचर एंटिटी हो गया। तो पॉइंट अपने आप पे क्या है? एक्स एंड वाई। लाइन क्या है? एक्स एंड वाई, फिर सेकंड एक्स एंड वाई, फिर थर्ड एक्स एंड वाई। तो जितना वर्टेक्स होगा सबका कनेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। तो ये एक्स वाई बता रहा है कि सपोज एक आपने वर्टेक्स या पॉइंट लिया और दूसरा जब आप पॉइंट लेंगे तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तब आप दूसरा वर्टेक्स को पॉइंट को जोड़ो या उसके बाद उसको आप एक नया पॉइंट कहोगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमने 0.001 बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो अगर 1 पॉइंट और उसके कंसीडर दूसरा पॉइंट के बीच में दूरी जो होगा वो आपका 0.001 के अंदर होगा तो आपका वो पॉइंट नहीं लेगा। लेकिन जब आपका ये 001 के आगे होगा तो ये तब एक वर्टेक्स को कंसीडर करेगा। सॉफ्टवेयर की बात, ये आप बाय डिफॉल्ट 0.11 है, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, इसको कम भी कर सकते हो, डिपेंड कर रहा है आप कितना उसको करना चाहते हो। जहां तक जेड एंड एम टॉलरेंस है, ये जनरली 2D फीचर के लिए बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब आप कोई गूगल अर्थ का फाइल लेंगे, KML फाइल, और फिर आपको GIS फाइल या शेप फाइल में कन्वर्जन करेंगे, तब आपका उस फाइल में जेड फाइल और एम फाइल इंक्लूड होगा। एक्चुअली जेड क्या है? एक्स वाई एंड जेड, जेड हाइट है, एल्टीट्यूड है, ठीक है, उस चीज को यहाँ पे कंसिडर करता है। तो आपको जेड अगर कोई बताए तो जेड क्या होगा? द मैक्सिमम अलाउ टू डिफरेंस बिटवीन द जेड वैल्यू of the input raster cell and the z value of the output 3। जब हम 3 पढ़ेंगे तब इस चीज को हम लोग को थोड़ा सा और क्लियर होगा कि यहाँ पे z की मतलब क्या हो रहा है। जनरली ये अगर सिंपली बताए तो ये हम लोग का एल्टीट्यूड वाला डेटाबेस को कैरी कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। और इसके बाद m क्या है? m भी इसी तरह से आपका क्या कर रहा है कि ये 3D वर्जन का जो भी डेटा होगा, ये एक्चुअली मास को बताता है। मास मतलब हम लोग जो भी मैप बनाते हैं 2D में होता है, इसमें 3D का कोई एस्पेक्ट नहीं रहता है या इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। लेकिन जब आप किसी जगह का वॉल्यूम देखना चाहते हैं या मास देखना चाहते हैं 3D में, तब हम लोग जेड और एम वैल्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं जा रहे, क्योंकि हम लोग का जितना भी काम जनरली काम जो भी होगा अभी के लिए वो एक्स एंड वाई में होगा। तो हम लोग के एक्स वाई का टॉलरेंस ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया? नेक्स्ट किया। तो ये जो क्या हुआ कि इसमें आप पर्सनल जियो डेटाबेस के अंदर एक जियो डेटाबेस बना जिसका नाम है वेक्टर। अब क्या है, इसके अंदर आप दोबारा फाइल बनाने जाओगे, ये तो फोल्डर हुआ। अब इसके ऊपर मैं और फाइल बनाना चाहता हूँ, न्यू। अब मुझे फीचर क्लास बता रहा है, कौन सी क्लास बना रहे हैं। तो मतलब मैं अब रोड होगा तो लाइन, जैसे मैं यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ रोड नेटवर्क, ठीक हो गया। फिर एक ऑप्शन आता है एलाइस। कोई बता सकता है कि एलाइस का मतलब क्या है? एलाइस का मतलब क्या है? आप लोग कोई बता सकते हैं एलाइस क्या है? एलाइस के बारे में किसी का कोई आइडिया है? ये जनरल जीआईएस की बात नहीं है, जनरल डिक्शनरी का एक इंग्लिश वर्ड है एलाइस। कोई बता सकते हैं एलाइस का मतलब क्या है? यस नो? हाँ जी,
आप लोग कुछ तो बोलोगे, चुपचाप रहो। हाँ जी, कुछ तो रिप्लाई दो। आप लोगों को सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? मुझे तो पता भी नहीं चल रहा आप लोगों को। हाँ जी, एलाइस का मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं? आकांक्षा, विक्रम? यस सर। सर हाँ, एलाइस का मतलब क्या? लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। ज्योति, आपको क्या लगता है? सर नहीं पता। नहीं पता। विकास मंडली? नहीं पता। देखिए, एलाइस का मतलब ये हो गया है, ये एक हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा नाम, या हम लोग के जो भी जनरली इसको और क्या बता सकते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में। एलाइस को देख लेते हैं एक बार। टाइटल, हाँ, क्या दिखा रहा है? डीनेम हम लोग कह सकते हैं। क्या दिखा है? कैटलॉग में था, ठीक है। एलाइस, ALIAS, कोई डिक्शनरी देखोगे इंग्लिश में दिख रहा है किसी के मोबाइल में? एलाइस और कुछ नहीं है, एलाइस का हम लोग इसमें जनरली शॉर्ट नाम में देते हैं, ठीक है। आप कभी किसी फाइल को जब अपना याद या आपने समझने के लिए आपने क्या कर सकते, इसको बड़े नाम से इसको दे सकते हो, उसी फाइल को आप शॉर्टकट में इसको एलाइस में रीनेम, या हम लोग कह सकते हैं एग्जैक्टली वर्ड आपको बता ही देता हूँ। फॉल्स नेम, फॉल्स नेम, ये फॉल्स नेम, वही चीज है वो, मतलब हाँ, ये फॉल्स नेम या एज्यूम आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये जनरली फॉल्स नेम है एक्चुअली, ठीक है। आप कोई फाइल को अपना शॉर्टकट की से उसको या शॉर्टकट नाम से उसको रखना चाह रहे हो अपने समझ के लिए, बहुत बड़ा ना हो, लेकिन जब आप किसी को डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो वो फाइल, ये फॉल्स नेम आपको ना जब जिसको मैं फाइल देना चाहूंगा तब उसमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब आपका फाइल जो होगा वो एक्चुअली नेम के ऊपर ही दिखाई देगा। जो फॉल्स नेम होगा सिर्फ आपके लिए जनरली काम आएगा, दूसरे को शेयर करोगे तो आप फॉल्स नेम नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है यहाँ पे कम से कम, ठीक है। तो हम लोग जनरली इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, या तो आप अगर चाहो तो आपका जो नेम है बहुत बड़ा हो गया, इसको आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हम लोगों के साथ जो बेसिकली हम लोग जब वेक्टर फाइल की बात करते हैं तो पॉइंट लाइन पॉलीगन तो इजी है, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है और भी बहुत सारी चीज, वो है मल्टी पॉइंट, मल्टी पैच, ठीक है, डायमेंशन फीचर, एनोटेशन फीचर्स, ठीक है। ये जनरली एनोटेशन को तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आपका डायमेंशन और आपका मल्टी पैच और मल्टी पॉइंट ये आपका 3D के लिए यूज होता है, ठीक है। जब 3D में काम करेंगे तब आपका ये पॉइंट या इस तरह का फीचर का जरूरत पड़ता है। जब हम लोग 3D में काम करेंगे तब इस तरह का चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट लाइन और पॉलीगन के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब रोड नेटवर्क कहा जा रहा है तो या तो लाइन फीचर्स में बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग का जेड वैल्यू बाय एक्स वैल्यू का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3D मैप में नहीं काम करने जा रहे हैं। आप इसको गूगल अर्थ से फाइल को लेके आएंगे तो आपको ये फाइल को जरूरत पड़ेगा, ओके। फिर आप नेक्स्ट यहाँ पे ये आपका फील्ड बनाने के लिए बोल रहा है। तो सॉफ्टवेयर जब हम लोग बताए थे कि आप अगर थोड़ा सा याद करोगे सेव फाइल के टाइम पे, तो आपका सेव फाइल में 2 फाइल जनरली
बनता है उसका कॉम्बिनेशन से बनता है। मैं एक बार फिर भी पीपीटी में चलता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। A shape file is a simple and non-topological format to store the geometric location and the attribute information. Okay, geometric information, shape और geometry और attribute मतलब उसका identity। और इसको जोड़ने के लिए कौन फाइल था जब हम लोग शेप फाइल में काम कर रहे थे? तो SHX फाइल था। DBF फाइल एट्रीब्यूट फाइल, SH पे जियोमेट्री और यहाँ पे .shp था जो आपको दोनों फाइल को जोड़ता था। एक फाइल मिसिंग हो गया तो आपका पूरा फाइल करप्ट है। यहाँ पे ऐसा केस नहीं होगा, यहाँ पे खुद एक ही फाइल में वो सारी चीज को जनरेट करेगा, तो आपको यहाँ पे इस तरह का झंझट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दो चीज जनरली देखने को मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट आईडी, दूसरा आपका शेप। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे नया फील्ड को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने लैंड यूज बना रहा हूँ या रोड बना रहा हूँ तो मैं रोड का टाइप देना चाहता हूँ, ठीक है। तो रोड का जो भी टाइप आप देना चाहते हो, टाइप को आप किस तरह से देखना चाहते हो, तो आपका एट्रीब्यूट क्या फील्ड होगा, तो ये डिपेंड कर रहा है। टेक्स्ट में आप देखना चाहते हो, कोड में देखना चाहते हो तो इंटीजर होगा, नंबर फॉर्म में, डबल में मतलब आपका डेसिमल में होगा डेटा, टेक्स्ट होगा आप नाम किसी को दोगे, डेट में होगा डेट के आपका एट्रीब्यूट है। इस तरह से आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट का टाइप मिलेगा। तो मैं यहाँ पे टाइप है तो इसको टेक्स्ट दे दिया सपोज, तो ये पूछ रहा है आपका लेंथ कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो लेंथ आप 50 तक रखना चाहते हो, 50 वर्ड, या उससे मतलब उसमें ABCD करके, या आप उसको इससे ज्यादा रखें, मतलब 50 ठीक है। फिर आप इसी तरह से और ऐड करोगे, तो आप यहाँ पे कितना भी फील्ड जो भी बनाना चाहते हो एक ही साथ उसको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। तो मैं दूसरा एक बना दिया कि आप लेंथ भी बता के दो। तो लेंथ मेरा सपोज मुझे पता चले तो मैं यहाँ पे डबल कर दिया, ठीक है। तो डबल मतलब आपका डेसिमल में कुछ टाइम लेगा, ठीक है। डेसिमल के बाद कितना आप देना चाहते हो, या अदर आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। कोई फाइल में जो भी एट्रीब्यूट है उस फाइल को मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूट मतलब जो फील्ड की बात कर रहा हूँ, कोई फाइल में ऑलरेडी फील्ड भरा हुआ है, उसी तरह का मुझे फाइल चाहिए, तो उस फाइल को, सेव फाइल को, या आप उस जगह में जो भी कवरेज फाइल होगा या आपका फीचर्स फाइल होगा तो उसको यहाँ पे आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये मेरा फिनिश हुआ। तो आपका रोड नेटवर्क फाइल यहाँ पे बना। मैं आप देखना भी चाहूंगा कि मेरा रोड नेटवर्क फाइल कैसे बना है। तो सपोज मैं हजारीबाग का टोपोशीट को ओपन कर लिया और फिर यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर, GIS के अंदर, सॉरी DSPM के अंदर, सेमेस्टर 2 प्रैक्टिकल के अंदर GIS DSPM में पर्सनल जियो डेटाबेस वेक्टर GIS, ठीक है। और इसके ऊपर मेरा एट्रीब्यूट टेबल, तो मैंने यहाँ पे शेप, लेंथ, टाइप, ठीक है। तो इस तरह का चीज मैंने, शेप लेंथ भी बाय डिफॉल्ट बनता है, तो आपको यहाँ पे लेंथ अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ ये मेरा फाइल मतलब कि जो भी है इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकूँ। जब 2-4 फाइल बन जाएगा तो एडिटर स्टैटिक, फिर आप यहाँ से फील्ड को बना सकते हो या उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइल सेव, स्टॉप, एडिटिंग की काम करोगे, ठीक है। तो अब मैं इसको रिमूव कर दिया टोपोशीट को, और कुछ लाइन जनरली कल आप लोग को बताया भी था कि लाइन बनाने का क्या तरीका है ना। एडिटर को स्टार्ट करना है और ये आपका क्रिएट फीचर में जाना है और जो भी आपने कुछ फाइल रोड बनाया, ओके। अब क्या करना है कि ये फाइल सेव टॉप, ये अभी टोपोलॉजी नहीं है,
इसका मतलब ये है, अभी ये जो हम लोग नूडल्स वाला एग्जांपल दिया था, एक नूडल्स का कोई एक पॉइंट एक को उठा लो तो सिंगल एक ही नूडल्स आपका अलग होकर निकलेगा। अगर टोपोलॉजी होगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ लेके ही निकलेगा, उठेगा। तो अभी हम लोग टोपोलॉजिकल वाला क्लास में आप लोगों को बताएंगे टोपोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल में। अब क्या है इसमें जो आपको बताया था कि प्रोजेक्शन सिस्टम क्या रहा, प्रॉपर्टीज रास्टर में सॉरी वेक्टर फाइल का राइट क्लिक प्रॉपर्टीज और उसका इंफॉर्मेशन सोर्स में जाओगे तो आपको बता देगा कि एलसीसी का प्रोजेक्शन है जो भी आपका है, ठीक है। और उसका अगर एट्रीब्यूट टेबल तो इतना सारा फील्ड बना, आप अगर जो भी नाम देना चाहते तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट एडिटिंग मेरे टेक्स्ट में था तो मैं इसको ए नाम दिया। तो आपको जब दिक्कत जो होगा, हम लोग टाइप में जब दिक्कत इसीलिए होता है, हम लोग माना करते हैं जनरली, जैसे सपोज ए नाम का कोई अगर टाइप है, दूसरा ए ही है, ठीक है, आपका दो ए है, लेकिन सॉफ्टवेयर उसको दो अलग अलग आइडेंटिटी जानेगा, ठीक है। एक मैंने बी बोला और एक मैंने बी बोला, ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो क्या करोगे। लेंथ ये जनरली लेंथ को जियोमेट्री यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मीटर में हम किलोमीटर में बताए। तो आपका ये लेंथ आया, ये मतलब बाय डिफॉल्ट आया है, ये आपने जनरेट किया है, मतलब सॉफ्टवेयर से ही हुआ लेकिन इस तरह से, ठीक है। ये अपने हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जियोमेट्री में जाना है, लेंथ जाना है, अब बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो सुटेबल लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सिलेक्शन ऑप्शन, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन क्लिक करोगे, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे इस रोड के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको ये बता रहा है कि ये फलाना रोड है और यहाँ पे आपका इतना लेंथ है और जो भी शेप होगा, ठीक हो गया। अब मैं देखना चाहता हूँ शेप, जो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि गड़बड़ कहाँ होता है, डबल क्लिक या आप इसको कह सकते हैं कि राइट क्लिक प्रॉपर्टीज और आपको सिंबोलॉजी मिलेगा। सिंबोलॉजी में कैटेगरी और टाइप एडल वैल्यू, देखिए आपको दिक्कत यहाँ पर हुआ, इसको 4 रो मान लिया, मतलब कैपिटल ए इसके लिए और कैपिटल बी इसके लिए अलग है सॉफ्टवेयर जो पढ़ता है, ठीक है। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट टेबल में जाते हुए जब भी आप नामकरण करेंगे या नाम जो भी एट्रीब्यूट फील्ड देंगे तो इसको एडिट स्टार्ट 1 1 2 सेव स्टॉप देखिए। अब इसको क्या है, वो 1 2 देने से हमें फायदा ये हो रहा है कि आप इस तरह का प्रॉब्लम से आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इसलिए जब भी आप फील्ड एट्रीब्यूट नामकरण करेंगे जो भी फील्ड का, तो आपको हमेशा ये चीज को ध्यान रखना है कि मैं ABCD से बच के रहूंगा, टेक्स्ट नहीं दूंगा। मैं क्या दूंगा, मैं 1 2 3 कोड कर लूंगा, फिर हम आगे इसको कैसे करना है वो आप लोगों को बताऊंगा कि उस नाम को कैसे मुझे फिर मतलब कोड को पहले बाद में हम नामकरण कैसे करेंगे, एक साथ सिलेक्ट करके ये बताएंगे। अब मेरा यहाँ पे और एक चीज जानना जरूरी है, जो आप लोग को बताया कि फाइल को मैं अगर हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ पे सॉफ्टवेयर का जो व्यूअर मैंने खोला हो वो बाय डिफॉल्ट एलसीसी प्रोजेक्शन में चला गया, ठीक है। अब मैंने दोबारा कॉपी किया, ठीक है, ये सपोज मेरा एक फाइल है और दूसरा एक मैं सपोज दूसरा कोई प्रोजेक्शन का फाइल यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको एक दिखा भी रहा हूँ, एक दूसरा प्रोजेक्शन का मैंने फाइल डाउनलोड किया, आपको बता भी दूंगा कैसे डाउनलोड होता है, क्या नहीं, कहाँ कहाँ मिलेगा। तो मैं DSP.mu में किया, GIS के ऊपर दीभा GIS का एक फाइल मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगा। आपको इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको फ्री डाउनलोड से फाइल भी मिलेगा, वो आपको मिलेगा कहाँ पर, एक साइट है, ये है दीभा GIS, ठीक है। दीभा GIS में आपको पूरा वर्ल्ड का बहुत सारे फाइल मिल जाएगा। दीभा GIS में क्लिक करना है, दीभा GIS फ्री डेटा, फ्री स्पेशल डेटा,
कंट्री लेवल डेटा, एरर होता है, बहुत एक्यूरेसी नहीं होता है, लेकिन आप लोग के लिए अभी एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर, मैं सपोज चाह रहा हूँ इंडिया का रोड डेटा मैं यहाँ कलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे फीचर्स भी है, कौन कौन से रोड, इस तरह का डेटाबेस है। सोर्स की बात करना है और डाउनलोड की बात करना है। देखो डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड रोड, ओके। इस तरह से आपने डाउनलोड करना है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। अभी प्रैक्टिस के लिए तो मैंने यहाँ पे सपोज रोड डेटा और एडमिनिस्ट्रेटर डेटा डाउनलोड किया, जो जिप में है उसको एक्सट्रैक्ट तैयार किया, तो ये अनजिप में सेव फाइल में आपको मिलेगा, ठीक है। जो आप लोगों को कल पढ़ाई भी था कि इसका सीपीजी या डीबीएफ या पीआरजी क्या क्या जो भी फाइल है। तो मैं अब क्या करूँ कि एक ही ये हम लोग को ऑलरेडी क्या है एलसीसी प्रोजेक्शन का फाइल है, अब मैं दूसरा एक सेव फाइल यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो जो सेव फाइल है डिभा का, सपोज इंडिया वाला कोई डेटा है, कोई डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री या जो भी ब्लॉक का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन क्या है ना, पॉलीगन में है, सोर्स में क्या है, WG84 कौन सी है, क्या फॉर्मेट है ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये क्या है प्रोजेक्शन से टाइप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कोई बताएगा? हाँ जी, क्या प्रोजेक्शन से टाइप है ये जो डिभा वाला डाउनलोड किया मैंने? GCS WGS 1984 मतलब जियोग्राफिकल फाइल है। GCS मतलब सिंपली जियोग्राफिकल फाइल। इसका यूनिट क्या है, डिग्री है कि नहीं? इसका यूनिट क्या है, डिग्री में। आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एक ही व्यूअर के ऊपर मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्शन सिस्टम का फाइल यहाँ पे ऐड किया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को समझने में? मैं आगे चलूं? कोई तो रिप्लाई दीजिए। यस सर, आगे चलिए। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे जो व्यूअर है वो सपोर्ट किसको कर रहा है, एलसीसी को, क्योंकि मैंने सबसे पहले एलसीसी प्रोजेक्शन का फाइल ओपन किया। दूसरा ये है कि इसके ऊपर मैंने एक GCS मतलब जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या जियोग्राफिकल, या हम कह सकते हैं कि जिसका यूनिट क्या है, डिग्री में है, उस फाइल को ओपन किया। और इसका प्रॉपर्टीज में जाए तो इसका हम लोग का क्या, हम लोग को पता है एलसीसी किस में है, यूनिट इसका मीटर्स में है, ओके। तो अलग अलग फाइल है प्रोजेक्शन सिस्टम के आधार पर। अब मैं इस फाइल को डेटा में जाके एक्सपोर्ट करूंगा, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन की बात जहां तक बोल रहा हूँ, आप अगर किसी सपोज इस फाइल को आपको किसी दूसरे जगह पे देना है, दूसरे किसी को देना है, ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, फाइल को डेटा एक्सपोर्ट या कॉपी जिसको कह सकते हैं, सिंपली एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जहां पर भी पूछ रहा है आप वहां पे सेव करो, एक आइदर हो सकता है। दूसरा यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे दो चीज है, use the same coordinate system as this layer source data। मतलब क्या कह रहा है कि जब आप इस तरह का एक्सपोर्ट करेंगे तो ओरिजिनल जो सोर्स में प्रोजेक्शन है, मतलब इसके साथ एक्सपोर्ट जिसको कर रहा हो, उसी प्रोजेक्शन सिस्टम को एक कैरी करेगा, एक नंबर। दूसरा ऑप्शन में क्या है, द डेटा फ्रेम। तो मैं डेटा फ्रेम में क्लिक करता हूं और सिंपली इस फाइल को मैं ई में जाके DSPM में जाके मिस्टर 2 प्रैक्टिकल में जाके और डिभा में अभी जा रहा हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ डिस्ट्रिक्ट इंडिया फाइल, ओके, यस। इसको बंद करता हूं, इसको प्रॉपर्टीज ओपन करता हूं, देखिए अब क्या हुआ,
W84 LCC प्रोजेक्शन में आपका हो गया। तो सिंपली आपका रिप्रोजेक्ट करने का भी एक ऑप्शन ये हो गया जनरेट। चीज को समझ में आया? अब ये फाइल जो होगा ये LCC प्रोजेक्शन का फाइल हो गया, ये अब आपका जियोग्राफिकल नहीं रह गया। सर इसको एक बार और बताइए तो सर। हाँ जी, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा सोर्स फाइल क्या है। मैंने सबसे पहले जो भी व्यूअर में सपोज एक LCC का प्रोजेक्शन का फाइल ओपन किया, ठीक है। अब मैंने इस फाइल को अगर हटा भी देता हूँ तो मेरा ये व्यूअर जो होगा ये LCC को ही, या फ्रेम जिसको हम लोग इसको क्या कहेंगे, फ्रेम कहेंगे, ये फ्रेम LCC का ही सपोर्टेड है। ओके, अब मैंने एक जियोग्राफिकल प्रोजेक्शन सिस्टम का फाइल को ऐड किया, ठीक हो गया, उसी फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पे फाइल को राइट क्लिक करके आप डेटा को एक्सपोर्ट करोगे, दूसरे कोई जगह पे इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या किसी को इसी फाइल को देना है, ठीक है। किसी ने बोला कि आप मुझे इस फाइल को दीजिए डिपोजिट करके, आइदर सिंपल मेथड या आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट। आप एक फोल्डर बना रहे हो इंडिया LCC, मैंने इसके ऊपर किया जो भी आपका फाइल का नेम है INDI इंडिया, डिस्ट्रिक्ट 02 मैंने नाम दिया, सेव। अब यहाँ पे सेव के टाइम आपको दो चीज पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है दिस लेयर्स सोर्स डेटा, मतलब ओरिजिनल जो डेटा आपने डाउनलोड किया है उसी फाइल का प्रोजेक्शन को ये एक्सपोर्ट करेगा, ये आप चाह रहे हो। आइदर आपका फ्रेम में कोई प्रोजेक्शन सिस्टम है उसके आधार पर आप प्रोजेक्शन सिस्टम को यहाँ पे रखना चाहते हो जो आपको एक्सपोर्ट करके देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली हमने बोला नहीं मुझे सोर्स फाइल को नहीं चाहिए, मुझे अगर किसी को सोर्स फाइल को उसी तरह से देना है तो जियोग्राफिकल करके दिस ऊपर वाला ऑप्शन को क्लिक करना है, दिस लेयर सोर्स डेटा, तो आपका जियोग्राफिकल में चले जाएगा। अगर किसी को LCC में सपोज देना है तो आपका ऑलरेडी LCC में कोई प्रोजेक्शन में काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, द डेटा फ्रेम में क्लिक करना है और फिर आपको ओके कर देना है। ओके, सेव फाइल की बात हो रहा है, ये सेव फाइल हो रहा है अभी, ठीक है। इसमें हम जियो डेटाबेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिंपली सेव फाइल की बात है, ठीक है। अब क्या है, मैं इसको चेक करूंगा कि क्या हुआ है, तो इसको ऑप्शन प्रॉपर्टीज सोर्स में जाओगे तो आपको ये देखोगे LCC प्रोजेक्शन में फाइल कन्वर्ट हो गया। ये आपको समझ में आया कि आपको रिपोजिट करना है शॉर्टकट मेथड, समझ में आया राहुल? राहुल समझ में आया चीज क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर समझ गए। ठीक है, तो आपको रिपोजिट करने का भी एक मेथड यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। मैंने फाइल कुछ डाउनलोड किया, ठीक हो गया, तो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर और रोड का भी कुछ फाइल यहाँ पे डाउनलोड किया जो एक्सट्रैक्ट एयर हुआ। तो मैंने यहाँ पे रोड का भी, इंडिया रोड, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह का बहुत सारे सेव फाइल मैंने डाउनलोड किया। ओके, अब मैं सारे चीज को यहाँ पे बंद कर दूं, इस कैटलॉग में मैं अभी कुछ टाइम के लिए हट जाता हूँ, सबको हटा देता हूँ। तो सिंपली अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये सब क्या है, एक एक अपने आप में क्या है, सेव फाइल है, इंडिया रोड सेव फाइल है, इंडिया के बाउंड्री, मेजर बाउंड्री, इसमें डिस्ट्रिक्ट है, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा। थोड़ा इंडिया में ये कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे डेटा है, तो हम लोग इसमें अभी नहीं जाएंगे, ये हम लोग का दूसरा इश्यू है, ये जम्मू कश्मीर नहीं दिखाई दे रहा है। जनरली हम लोग कभी जब मैप को लगाएंगे तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे गड़बड़ है तो इस मैप को हम लोग नहीं लगाना है, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, कभी भी आगे इस तरह का मैप नहीं लगाओगे जहाँ पे इंडिया का बाउंड्री को इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हम लोग हमेशा दिमाग में इस चीज को रखेंगे, बाकी झारखंड वगैरह दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये ठीक ठाक है ना। तो मैं अभी प्रैक्टिस के लिए ये बात को कर रहा हूँ कि ये सपोज हम लोग का डेटा है, ठीक है, और इसमें हम लोग का 2 या और भी सेव फाइल है, अलग अलग सेव फाइल है। आप सी कंट्रोल दबाओगे तो
तो एक एक करके आप सबको एक ही साथ उसको ऐड भी कर सकते हो। ठीक हो गया। कोई डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, कोई स्टेट बाउंड्री है, ठीक है। तो आपने सपोज इतने सारे फाइल को यहाँ पे ऐड किया, ओके। तो आप क्या क्या है, जैसे ये सपोज डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील लेवल पे हो सकता है, जो भी होगा, ठीक है। ये हम लोग स्टेट लेवल पे बाउंड्री है, ये हम लोग नेशनल लेवल पे बाउंड्री है। तो इस तरह का आपका बहुत सारे फाइल है। इसको आप एक साथ भी देख सकते हो, इसको ग्रुप कर सकते हो। एक साथ इसको सिलेक्ट किए, इसको भी कर देते हैं, फिर राइट क्लिक ग्रुप, ठीक है। अब ग्रुप करके भी आप इसको एक साथ उसको चेक कर सकते हो कि ये फाइल एक्चुअली में क्या है, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो वो दूसरा इशू है, अभी हम लोग इसमें नहीं जा रहे, हम लोग का सब्जेक्ट दूसरा है यहाँ पे। तो मैं इस तरह का फाइल क्या है, ये अपने आप में सब में प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ, ये एक एक करके सब सेव फाइल है, ओके। अब ये सेव फाइल अगर होता है तो इसको, मेरा मुद्दा यहाँ पर है कि मेरा मुद्दा है जियो डेटाबेस। मैंने एक जियो डेटाबेस बनाया जो हम लोग का एलसीसी प्रोजेक्शन में है, ओके। तो मेरा जियो डेटाबेस वेक्टर फाइल के अंदर, अब मैं उस सब फाइल को जियो डेटाबेस के अंदर एंट्री कराऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट आपको पूछ रहा है सिंगल फीचर है या मल्टी फीचर, एक साथ एक लेयर को करना चाहते हैं या मल्टीपल। मैंने बोला कि नहीं, सॉफ्टवेयर वालों को मल्टीपल फीचर मुझे चाहिए और सब मुझे जियो डेटाबेस में चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगा, मल्टीपल के ऊपर क्लिक किया, फिर एक आपका विंडो पॉपअप होगा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल डेटा को ऐड करना चाहिए। इनपुट डेटा जो आपका सेव फाइल है, ये आपका लोकेशन पूछेगा कि आपका फाइल कहाँ पर है, फाइल को दिखाने के लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा। लग रहा है हैंग किया है सिस्टम। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन मेरा, जैसे कनेक्टेड हो ना आप लोग। यस मैं अभी इसको काटा है। तो आप इसमें जो हम लोग प्रोसेस कह रहे हैं
कि सेव फाइल को कैटलॉग के अंदर या जो हम लोग सेव फाइल को आप जियो डेटाबेस के अंदर कैसे लाओगे, क्योंकि हम लोग का मोस्ट सिक्योर जो फाइल होता है वो पर्सनल जियो डेटाबेस या फाइल जियो डेटाबेस होता है। तो हम चाह रहे हैं कि मेरा जो भी डेटाबेस है उनको सबको मल्टीपल फीचर है, ठीक है, इनको जो भी सेव फाइल है इंडिया का उसको मैं सेव फाइल में कन्वर्ट करूँ। फाइल तो मैं यहाँ पे सपोज इंडिया रोड और इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर, दो फाइल या दो एक साथ बहुत सभी फाइल को आप कर सकते हो। ठीक हो गया, ऐड, ठीक है। आउटपुट लोकेशन पूछ रहा है, आउटपुट लोकेशन में आपको क्या देना है, सपोज मैं बैक ESPMU पर्सनल जियो डेटाबेस वेक्टर में ऐड कर रहा हूँ। ओके ओके, तो ये क्या होगा, आपका जो भी सेव फाइल है सब फाइल एक ही साथ में आपको जियो डेटाबेस के अंदर फीचर क्लास में फाइल कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग एज ए जीआईएस स्टूडेंट सेव फाइल में काम नहीं करें, किसी को देना है क्योंकि सेव फाइल थोड़ा सेंसिटिव फाइल है, अपने आप में अलग अलग फाइल होगा तो बहुत ज्यादा करप्ट होने के चांस रहता है। तो मैं आप लोगों को एज ए जीआईएस फील्ड का स्टूडेंट ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास आरजीएस वगैरह है तो आप सेव फाइल में ना काम करते हुए आप उसको जियो डेटाबेस के अंदर काम करोगे, ये बहुत सिक्योर है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आगे जो भी काम करना है तो आपको जियो डेटाबेस के अंदर काम करना है, ठीक है। ये फाइल थोड़ा देर में हो जाएगा, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। वो एक साथ वो कन्वर्ट, थोड़ा सा बड़ा फाइल है इसलिए थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ठीक है। तो जब तक ये बने तब तक हम लोग दूसरी जगह पे चलते हैं। तो अभी हम लोग बेसिक जो फाइल का फंक्शन है उसको सीख रहे हैं। अब जैसे आपके पास कोई जियो डेटाबेस का फाइल है जो आपके डेटाबेस के अंदर है, उस फाइल को अगर मैं वेक्टर में गया, ये देखिए बन गया सभी फाइल, ठीक है। अब जियो डेटाबेस में ये फाइल बन गया। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि वेक्टर के अंदर गया और इसमें प्रॉपर्टीज में देखता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, प्रॉपर्टीज, सोर्स। आपको एक चीज ध्यान में आएगा कि अब बाहर का फाइल हम लोग का पोजीशन क्या था, जियोग्राफिकल था। मैंने जब इंपोर्ट किया, मेरा जियो डेटाबेस कौन सी पर्सनल जियो डेटाबेस में वेक्टर जो फाइल बनाया था, वो जो जियो डेटाबेस था वो मेरा किस में था, वो मेरा एलसीसी में था। तो मैंने सबको इंपोर्ट किया, जो सेव फाइल था वो ईसीएस में था, इसको इंपोर्ट किया अपना एलसीसी वाला फोल्डर के अंदर, या हम कह सकते हैं फीचर क्लास के अंदर, फीचर डेटा सेट के अंदर। और फीचर क्लास में जब कन्वर्जन हो गया तो ये कौन सी पोजीशन को भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपका जितना भी हजारों 100 फाइल हो, तो एक ही मिनट में आपका जितना भी फाइल है सब आपका जियो डेटाबेस के अंदर उस तो जो भी प्रोजेक्शन सिस्टम से आपका बना हुआ है उसी में ये कन्वर्जन भी हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको पता चला, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ में आया? यस सर। सर अगर मान लीजिए किसी मतलब जो डेटाबेस बनाया सर हम लोग, तो उसमें हम एलसीसी रखे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे आप इंपोर्ट किया, हम इंपोर्ट किए फाइल को, तो वो जैसे ज्योग्राफिकल में था तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर उस डेटाबेस के थ्रू एलसीसी में बन गया। अगर हम कन्वर्ट ना करना चाहें तो ऐसा कोई ऑप्शन होता है क्या? नहीं, आपको हाँ, यहाँ पे कन्वर्जन ना होने का क्या है, ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप देखिए फीचर डेटा सेट का मतलब ही है प्रोजेक्शन सिस्टम, गेट ही है उसका प्रोजेक्शन सिस्टम से, समझा रहा है। आप फीचर डेटा सेट से फीचर क्लास में जब जाओगे तो फीचर डेटा सेट जो आपका फाइल बना रहा है ऑलरेडी बोलेगा कि आप जब तक प्रोजेक्शन सिस्टम की बात नहीं करेंगे तब तक मैं आपको एंट्री करने नहीं दूंगा। मैं अपना प्रोजेक्शन सिस्टम जो होगा वो आपको भी होना पड़ेगा, समझ में आया? और नहीं होगा तो मैं ऑटोमेटिक खुद ही बना लूंगा उसको। तब आपको फीचर डेटा सेट जो जीसीएस का बनाइए, हाँ समझ में आया? जी सर।
तो आपको जीसीएस का फीचर डेटा सेट ही बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली बात है कि एक जियो डेटाबेस के अंदर ये मेरा पर्सनल जियो डेटाबेस जो है, इसके बाद मैंने जो फीचर डेटा, ये यहाँ तक ये मेरा फाइल जियो डेटाबेस है, ये पर्सनल जियो डेटाबेस के अंदर अपने और फीचर क्लास बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब एक प्रोजेक्शन सिस्टम का, मतलब कोई एलसीसी फीचर डेटा सेट भी बना सकते हो, कोई यूटीएम बना सकते हो, कोई ज्योग्राफी भी बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो फाइल होगा, वो जितना भी फाइल होगा वो उसी प्रोजेक्शन सिस्टम में होगा। यही पूछ रहे थे सर, समझ गया? हाँ मतलब ये अपना सेल बना लिया, इस घर में जो मतलब सिंपल यही बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप गलती से अगर प्रोजेक्शन चेंज कर दिए हैं, क्योंकि आप काम एक ही में कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक उसको उसी में कन्वर्ट कर देंगे, एक ही सेट में। हाँ, तो आपको अगर जरूरत है, सपोज किसी जगह मैं चाह रहा हूँ किसको फाइल को एलसीसी में दूं, किसी को इसमें दूं, तो आप यहाँ पे फीचर डेटा सेट में डिसाइड कर दोगे कि आपको इस गेट के अंदर जाना है तो आपको एलसीसी में ही होना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक ही फीचर मतलब पर्सनल जियो डेटाबेस जो होगा, मेन जो थैला हुआ, उसके अंदर मैं कहीं चीनी का रखा, कहीं चावल का रखा, तो चीनी के अंदर मैं जो भी जाए तो उसको मैं बोलूंगा आप एलसीसी में ही हो, ठीक है। दूसरा, जो और एक थैला के प्लास्टिक उसके अंदर घुसाएंगे, उसके अंदर जो भी फाइल घुस रहा है तो सब आपका क्या होगा, यूटीएम हो, अदरवाइज जो भी आप उसको सेट करना चाहोगे। तो आपका मेन इसके अंदर जो भी फाइल है, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप एलसीसी में करना चाहोगे या इसको आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डिफाइन होके घुसेगा इसके अंदर। ये आपको बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे काम करने का। ना आपको बार बार फील्ड अलग अलग फाइल बन रहा है, जैसे हम लोग सेव फाइल जब देख रहे हैं तो हजारों गुना फाइल देख रहा है, पता नहीं 6-7 फाइल जुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपका जियो डेटाबेस सिंगल एक ही फाइल के अंदर सब कुछ आपका मिला हुआ है इसमें, और बहुत सिक्योर फाइल है। समझ में आया चीज? यस सर, समझ गए सर। ठीक है। अब और एक चीज है यहाँ पे, अपने फाइल को तो लाया, ठीक हो गया, मेरा जियो डेटाबेस का फाइल है, कोई एक फाइल ले लेता हूँ, सपोज मैं इंडिया रोड ले लेता हूँ, ओके। अब इस फाइल को मैं किसी को देना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट, जो भी प्रोजेक्शन सिस्टम आप देना चाहते हो वो तो कर लेना। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप जिसको देना चाहते हैं वो डेटाबेस के अंदर देना चाहते हैं या सेव फाइल में देना चाहते हैं। तो यहाँ से आप फाइल को सेव फाइल में कन्वर्जन भी कर सकते हैं, मतलब जियो डेटाबेस में आपको एंट्री भी करने देगा और यहाँ से बाहर भी करने देगा, जियो डेटाबेस के अंदर भी जाने देगा और जियो डेटाबेस से सेव फाइल को भी या फीचर क्लास से सेव फाइल भी लाने के लिए ऑप्शन देगा। ये मर्जी है यूजर की। जीआईएस अपने आप पे कुछ नहीं करेगा जब तक यूजर उसको गाइड नहीं करेगा। तो मैं जैसे चाहूंगा, जिसको जैसे देना चाहूंगा फाइल, उसके अकॉर्डिंग मैं फाइल को दे सकता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया? यस सर। बाकी लोग भी बोले? यस सर। हाँ जी, बताइए, कोई दिक्कत है तो पूछिए यहाँ तक। सर जैसे कि हम जियो डेटाबेस में हाँ हम जी, यूटीएम में फाइल हम सेव कर रहे हैं, सब कुछ ओके, सारा कुछ मेरा यूटीएम में सेव हो रहा है, और किसी को एक्सपोर्ट करके हमको एलसीसी में देना है। हाँ तो वो कर सकते हैं। तो तब आपको नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि आप अगर फ्रेम को हेल्प ले रहे हैं तब तो ठीक है ना। तब आपका क्वेश्चन ये है कि आप तब रिपोजिट करेंगे, तो रिपोजिट के लिए एक ऑप्शन ही मिलेगा आपको, ठीक है। आप सपोज मेरा जियो डेटाबेस के अंदर जो फाइल है वो आपका एलसीसी या यूटीएम में है, आप किसी को दूसरा फाइल देना चाहते हैं और दूसरी फाइल को देना चाहते हैं जी दूसरा प्रोजेक्शन में, सपोज जियोग्राफिकल में, तो आप क्या करोगे, यही क्वेश्चन है। इसके लिए आपको टूल अलग से मिलेगा रिपोजिट का। ये तो शॉर्टकट बताया, ठीक है, जो या तो आपका फ्रेम में है ऑलरेडी, ठीक है, आप उसको सिर्फ चेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा, है ना। अदरवाइज आपको रिपोजिट करना पड़ेगा और वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपका इनपुट क्या है, आपका आउटपुट क्या होगा और कहाँ पे रखना चाहोगे। वो हम आगे रिपोजिट के टाइम बताएंगे कि टूल का ये सब यूज होगा। ये बस यहाँ के लिए एक सॉफ्टवेयर मतलब शॉर्टकट बताया, ऐसे भी होता है, ठीक है पंकज? यस सर, समझ में आ गई, है ना। तो उसके लिए हम लोग का रिपोजिट ऑप्शन होगा, ठीक है। अदरवाइज ये भी एक सॉफ्टवेयर शॉर्टकट मेथड है,
आप किसी को फाइल को शेयर कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो ये तो हम लोग आज क्या क्या सीखा, आप लोग कुछ नया चीज सीख रहे हैं कि नहीं? लेकिन सीखना ही नहीं है, तो प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, क्योंकि आपको आना चाहिए। और मैं आप लोग को फिजिकली सामने नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि आप लोग कितना मेरा बात को आपके पास पहुंच रहा है। होपफुली पहुंचना चाहिए, और जो भी क्वेरी होगा आप लोग करते रहो, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि कल दिन जब आप यहाँ से निकलोगे तो कम से कम इस डिपार्टमेंट का नाम रहे कि आप लोग सीख के जा रहे हो, ठीक है। तो मैं भी चाहूंगा आप लोग सीखो, अच्छी जगह पे इसके लिए काम करो। तो कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग क्वेश्चन अराइज जरूर कीजिए, क्योंकि बातों बात में यहाँ पे नया चीज आपके सामने आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग फेमिलियर हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे नया है इस फील्ड में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन हर एक स्टेप में करो, आपका जो भी प्रॉब्लम है ये क्लियर कर लो यहाँ पे, और प्रैक्टिस जरूर करो घर में, ठीक है, क्योंकि आगे सीखने के लिए बहुत सारी चीज यहाँ पे है हर एक स्टेप में। फिर हम दूसरे सॉफ्टवेयर में भी इसको बात करेंगे, बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग काम हम लोग आगे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बताइए कि आज जो चीज बताया उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो आज हम लोग बताए, सिंपली आपको फाइल डाउनलोड करना है। आज क्या क्या काम है आपको मैं लिखा भी देता हूँ, आप लोग अपना नोट भी कर लीजिए साथ साथ में कि आपको करना क्या है। थोड़ा थोड़ा असाइनमेंट भी आप लोग करते रहिए, तो आपको क्या होगा इसमें गाइड होगा। एक मिनट है ना, आपको मैं आज के लिए असाइनमेंट क्या क्या दे रहा हूँ कि आप पास आप एक डिवा जीआईएस साइट है, वहां से आप लोग कुछ सेव फाइल डाउनलोड कर लेना सबसे पहले, ठीक हो गया। और उन सब फाइल को, एक तो ये रहा, दूसरा ये हो गया आप एक जियो डेटाबेस क्रिएट करोगे। कहाँ से ना, आर्क कैटलॉग से, ठीक है। आर्क कैटलॉग से जियो डेटाबेस क्रिएट करोगे, और फिर फीचर डेटा सेट बनाओगे दो तरह का, एक आपका एलसीसी या यूटीएम बनाना, और एक जीसीएस का बनाना जो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ठीक है, जियोग्राफिकल। और दोनों में आपने फिर वेक्टर बनाया, मतलब एक तो डीएसपीएमयू जियो डेटाबेस का नाम होगा, पर्सनल जियो डेटाबेस बनेगा डीएसपीएमयू। उसके बाद आपने फीचर क्लास बनाया, फीचर डेटा सेट बनाया, और फिर फीचर क्लास बनाओगे, और इसी तरह से आप जीसीएस का भी फीचर क्लास बनाओगे। और फिर आपने डिवा से डाउनलोड करते हुए उन सब फाइल को जियो डेटाबेस के अंदर लेके जाओ, और फिर इसका जब भी आप जियो डेटाबेस में उसको लेके जाओगे तो आपका प्रोजेक्शन सिस्टम ऑटोमेटिकली जीसीएस से यूटीएम या जो भी आप प्रोजेक्शन में बनाते हैं, या अदर एलसीसी, दोनों के अंदर किसी में आपका सेटअप हो जाए। इतना काम आज आपके लिए है। इसमें कोई डाउट है? यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है? फिर से बोलिए सर, क्या क्या करना है? सबसे पहले आप डिवा जीआईएस में जाके इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर बाउंड्री और रोड नेटवर्क और ड्रेनेज नेटवर्क डाउनलोड करना है। सॉरी, हो जाएगा डाउनलोड। डिवा जीआईएस में आपने सेव फाइल को डाउनलोड करना है, फर्स्ट काम ये हो गया। तो डिवा जीआईएस में जैसे आप डाउनलोड करोगे तो फाइल आपका जीसीएस में मिलेगा, मतलब जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, फर्स्ट काम, ठीक है। सेकंड काम ये हो गया, आप आर्क कैटलॉग में जाके आप डीएसपीएमयू नाम के एक पर्सनल जियो डेटाबेस क्रिएट करोगे, ठीक हो गया। उसके अंदर वेक्टर नाम का आप एक फीचर क्लास बनाओगे, फीचर डेटा सेट बनाओगे, सॉरी फीचर डेटा सेट, ठीक है। और फीचर डेटा सेट के अंदर आप क्या करोगे, जो डिवा जीआईएस से आपने डाउनलोड किया है इन सब फाइल को इस वेक्टर जो फीचर डेटा सेट है इसको फीचर क्लास में कन्वर्जन करना है, मतलब लेके आना है। तो जब आप लेके आओगे तो ये यूनिट आइदर एलसीसी आइदर यूटीएम होना चाहिए, यूटीएम 45,
और फिर इस फाइल को आप फिर से सेव फाइल में कन्वर्जन करोगे और वो फाइल का नाम जो होगा सेव फाइल होगा और प्रोजेक्शन सिस्टम क्या होगा, यूटीएम आइदर एलसीसी। इतना ही आपको करना है, कर लोगे? जी सर कर लेंगे। आकांक्षा यस सर कर लेंगे। हो जाएगा, आप लोग करो, ठीक है। और आज 13 तारीख 14-15 हम लोग 2 दिन और क्लास इस टाइम पढ़ेंगे, फिर हम लोग नवंबर में फर्स्ट वीक से फिर से कंटिन्यू करेंगे। छुट्टी में मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, अवेलेबल। तो 2 दिन और पढ़ते हैं और कल हम लोग इसका और आगे की बात करेंगे और परसों हम लोग अपना प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। आप लोग परसों तक अपना टॉपिक कुछ डिसाइड कीजिए या फील्ड कुछ डिसाइड कीजिए। मैं आपके फील्ड के ऊपर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा, आपको किस किस टॉपिक के ऊपर अपना डिजाइनेशन का काम करना है और फिर उसी को लेके आपका जो भी चीज में जीआईएस का काम सिखाऊंगा उसी में आपको एप्लीकेशन करना है, ना केवल सीखना है, साथ में अप्लाइड काम को भी करना है एडवांस मोड में, जो पूरी प्योरली जियो स्पेशल टेक्निक यूज होगा उसमें। वही आपका यहाँ से कोई अगर जब आप डिग्री लेके जाओगे तो आप कुछ सीख के जाओगे तो वही चीज आप लेके जाओगे, ठीक है। तो आप अपना कुछ टॉपिक डिसाइडेड कर लो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, और फिर उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और क्या क्या काम होगा, कैसे काम होगा, आप लोग को पूरा चीज मैं समझा दूंगा। और नवंबर फर्स्ट वीक में आप लोग एक सिनॉप्सिस, टेंटेटिव सिनॉप्सिस प्रेजेंट करोगे और फिर उसके ऊपर हम लोग सबको डिसाइड कर देंगे, फिर बता देंगे कि कैसे काम करना है, कैसे मेथोडोलॉजी होगा, ये सारी चीज डिसाइड। कल हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं 4:30 बजे और फिर इसका जो भी कंटिन्यू पार्ट है उसको हम लोग कर देते हैं। फिर आप लोग परसों रिजर्वेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फिर नवंबर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ, साथ में आप लोग को अगर जो अभी तक मैंने 5-6 क्लास पढ़ाया है उसमें आप लोगों को अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग क्वेश्चन अरेंज करके रखिए या लिख के नोट करके रखिए और इसी बीच मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। और आगे बहुत सारी चीज है, एडवांस चीज है, तो आपको दिक्कत बाद में ना हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। एक ही बार में आप ऊपर में नहीं जा सकते हो, आपको सीखना पड़ेगा एक एक स्टेप, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, चलो।